फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इसके कॉजेज सारे डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि मसल वेस्टिंग की प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं। देखें, स्टेप क्या था। सबसे पहले जी हम लोगों ने कहा कि कोई भी वो कॉजेज थे, लेयन हो गया, ठीक है, मोटर न्यूरॉन लेयन हो गया, एंटीरियर हॉर्न सेल का लेयन हो गया, मसल टिश्यू का डैमेज हो गया, ठीक है, कोई डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ है, फंक्शनल रीजन है, ये हम लोगों ने सारे कॉजेज पढ़े। इन कॉजेज़ की वजह से मसल में दो चीज़ें हुई, यहाँ पैरालिसिस हो गया, यहाँ उसका कंप्लीट लॉस हो गया, और यहाँ पे पैरालिसिस हो गया। दोनों में से कोई भी चीज़ हो गई। इसके नतीजे में जब एक मसल था उसकी सप्लाई नहीं आ रही थी, उसको कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा था, तो जब ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो गई तो मसल की वेस्टिंग शुरू हो गई। अब हमें पता है कि ये वाली चीज़ें तो हो ही गई हैं, ठीक है। हम लोग पहले स्टेप पे जाएंगे, हम लोग इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बिगर लेवल पे। हमारा इस वक्त मेजर एम क्या है कि हम लोग पेशेंट की मसल वेस्टिंग जो है होने से हम उसको रोक सकें। मसल वेस्टिंग को हम लोगों ने कैसे रोकना है, फ्लैसिड पैरालिसिस के केस में, स्पैस्टिक पैरालिसिस के केस में, इस बात को अब हम लोगों ने करना है डिस्कस। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या होता है, मसल्स लिम्प हो जाते हैं, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि मसल लिम्प हो जाते हैं, हाइपोटोनिक हो जाते हैं, बहुत फ्लैबी हो जाते हैं, उनके अंदर कोई टोन नहीं रहती, कोई जान नहीं रहती। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बताऊँ, ये थी फ्लैसिड पैरालिसिस की डेफिनेशन। अब फ्लैसिड पैरालिसिस में वो कहते हैं कि हमारा एम क्या है, हम लोगों ने जो मूवमेंट करानी है, किस तरह से फ्लैसिड पैरालिसिस मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करना है, वो हमारा एम क्या है। एम ये है कि पहली तो बात है कि हम लोग मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करें बाय डूइंग फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, हम उस मसल तक ब्लड सप्लाई इंक्रीज करें। हम सबको पता है कि जब भी मसल नॉर्मल मूवमेंट कर रहा होता है, उसके ऊपर न्यूट्रिशन आ रहा होता है, एक पंप चल रहा होता है जिसके थ्रू जो इसके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्शन को वो लेके जा रहे होती हैं, न्यूट्रिएंट्स उसके पास आ रहे होते हैं, एक अच्छी सप्लाई आ रही होती है। और अच्छी सप्लाई ना आए तो इस्कीमिया होने की वजह से डेथ होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर जो है ना वो सारा एरिया जो है ना वो ब्लूइश अपीयरेंस देना शुरू हो जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, तो आप सबको पता ही होंगी, जो हम लोगों ने अक्सर पढ़ी हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हम लोग वेस्टिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करेंगे। हमारा पहला एम क्या था कि हम उस जगह पे ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करें। दूसरा क्या करें कि मसल फाइबर्स की स्टिमुलेशन करें, जो कि हम इलेक्ट्रिकल करेंगे। जब स्टिमुलेशन होगी तो वेस्टिंग तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएगी। उसके लिए उसने आपको बताए हैं कुछ प्रिंसिपल्स, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। मैंने इसका बनाया था, मैंने इसका बनाया था SCR से, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। 2S है और 2 ही R है। किस तरह से, एक S जो है ना यहाँ पर जो है वो स्टैंड कर रहा होता है स्ट्रेचिंग की तरफ, एक S स्टैंड कर रहा होता है स्ट्रेंथ की तरफ, ठीक है। C स्टैंड कर रहा है किसकी तरफ, सर्कुलेशन की तरफ। R स्टैंड कर रहा है रेंज की तरफ, ठीक है। और एक और R है जो कि स्टैंड कर रहा है री एजुकेशन की तरफ, ठीक है। तो ये 5 इसके अंदर प्रिंसिपल है जो कि उसने आपको डिस्कस किए हुए हैं। हेडिंग याद कर लेंगे, लाइन याद कर लेंगे, आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने प्रिवेंट करनी है प्रोलॉन्ग ओवर स्ट्रेचिंग। देखें, हम सबको पता है कि नॉर्मली मसल के अंदर एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है मसल में जो है ना, हम सबको पता है कि मसल जब बियॉन्ड इट्स लिमिट जब स्ट्रेच होना शुरू होता है, तो बियॉन्ड लिमिट जब वो मसल स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है, जो कि उसको स्ट्रेच होने से रोकता है, डैमेज होने से रोकता है, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। यानी मसल लेंथन हो रहा था, उस मसल को बहुत ज़्यादा लेंथन होने से बचाने के लिए हमारे पास हीरो आया, जो कि कौन सा था, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आया। उसने उसको बचाया और मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा दी। हमें पता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। नी रिफ्लेक्स की हमने बड़ी कॉमन एग्जाम्पल पढ़ी। अब वो कहते हैं कि होता ये है कि जब भी हमारे पास एक मसल के अंदर टोन नहीं है, मसल हाइपोटोनिक है, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी ऑब्वियसली लॉस हो गया। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या करता है, टोन को इंक्रीज करके ही वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना। तो मसल हाइपोटोनिक है, उसके अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स लॉस हो गया है, और अगर आप उस मसल को मजीद बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मसल डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, जिसकी एक बड़ी अच्छी उसने एग्जांपल दी, आपको बताती हूँ। हमारे पास ना काफ मसल होते हैं जो कि पोस्टीरियर लेग के मसल होते हैं, और हमारे पास एंटीरियर टिबियल मसल्स होते हैं जिनको एंटीरियर टिबियल नर्व सप्लाई करती है। होता ये है कि जो हमारे काफ मसल्स होते हैं उनको अपोज करता है कौन सा, एंटीरियर टिबियल। काफ मसल्स का काम क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन कराना, ठीक है। अब प्लांटर फ्लेक्शन जो है हमें पता है क्या होती है, ठीक है, ये मूवमेंट हमें पता ही होगी। अब वो कहते हैं कि प्लांटर फ्लेक्सर जो हमारे पास हैं, काफ मसल्स हैं, उनको अपोज करने वाले मसल जो हमारे पास एंटीरियर टिबियल मसल्स थे, वो उसको अपोज नहीं करेंगे, अनअपोज कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांटर फ्लेक्सर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है उनको डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। यही चीज़ एक सिंपल चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, a lesion affecting the anterior tibial nerve results in a drop foot as gravity and the unopposed action of the calf muscles plantar flex the
फुट, ठीक है। अनअपोज्ड एक्शन है, मुझे भी कंफ्यूजन होगी थी। अनअपोज्ड एक्शन है इंटीरियर टिबियल नर्व सप्लाई करेगी एंटीरियर टिबियल मसल्स को, और अनअपोज्ड एक्शन होगा किसका, काफ मसल्स का। उसको अपोज करने वाला एंटागनिस्ट ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह से टू प्रिवेंट द इंजरी टू द इंटीरियर टिबियल मसल्स हम क्या करते हैं, हम उनको जो है ना वो क्या करते हैं, स्प्लिंट के थ्रू हम लोग जो है ना उसको क्या करते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन पावर ऑफ स्प्लिंट के थ्रू उनको फिक्सेट करते हैं जब तक कि पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिस्टोर नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर्कुलेशन मस्ट बी मेंटेन, ठीक है। सर्कुलेशन इंप्रूव उस जगह पे होनी चाहिए। एक वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सप्लाई नहीं है, एरिया ब्लूइश हो गया है, वो शो कर रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई अच्छी नहीं आ रही है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। और तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम वहाँ पर जो है ना सर्कुलेशन को जो है वो इम्प्रूव करें, सर्कुलेशन को मेंटेन करें। और सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं कि बाय पैसिवली कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल को पैसिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन वगैरह पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द मूवमेंट। देखिए पेशेंट खुद से मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा तो हमारे लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है ना, जब एक मसल बहुत टाइम तक मूव ही नहीं करेगा, इमोबिलिटी होगी, मज़ीद रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, तो हमारा एक मकसद ये भी होता है कि हम वहाँ पर जो है ना वो रेंज इंप्रूव करें। और रेंज इंप्रूव करने की वही जिसने एग्जांपल दी है फिंगर फ्लेक्सर्स की। और यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको एट द स्टार्ट हैमस्ट्रिंग की एग्जाम्पल देते हुए 2 जॉइंट मसल्स के अंदर बताई थी, कहा था कि जब भी हम री एजुकेशन कर रहे होते हैं तो हमारा एक प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी 2 जॉइंट मसल है हम उसको क्या करें, दोनों जॉइंट्स के ऊपर फ्लेक्स करें। जैसे कि इसने यहाँ पर रिस्ट और फिंगर फ्लेक्सर्स की एग्जांपल दी, ये 2 जॉइंट मसल हैं, दोनों जॉइंट पे हम इस तरह की पोजीशन लानी है कि ये दोनों जॉइंट के मसल्स के ऊपर अपनी रेंज को कंप्लीट करें हैं, कंप्लीट मूव करें। हैमस्ट्रिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ, हैमस्ट्रिंग नी फ्लेक्सर्स होते हैं, हिप एक्सटेंसर्स होते हैं। और हमारा मकसद क्या होता है कि हम जब भी मूवमेंट करा रहे हैं तो इन दोनों जॉइंट पे वो अपनी रेंज कंप्लीट करें, ठीक है। पूरा मसल जो है वो मूव कर रहा है, कंप्लीटली मसल लेंथन या शॉर्टन हो रहा है, ये हमारा मकसद होता है। उसके बाद रिमेम्बरेंस। देखिए अब हमें पता है कि सेंसरी स्टिमुलस होता है, हमारी आइज़ होती हैं, ईयर होते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग रिफ्लेक्सेस पढ़ चुके हैं। हमारी आइज़ होती हैं, ईयर होते हैं, इसके अलावा हमारे डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जॉइंट के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारे रिसेप्टर्स क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल जो है ना वो लेकर जा रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मतलब मूवमेंट के इनिशिएट कराने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल देके। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पेशेंट है उसको जो मूवमेंट वो कर नहीं पा रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो मूवमेंट की मेमोरी लॉस हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये है कि चलो वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो हम उसकी मेमोरी तो प्रिजर्व करें ना। उसको प्रिजर्व करने के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए हम पेशेंट की पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म कराते रहते हैं ताकि पेशेंट देखता रहे कि कैसे कैसे ये मूवमेंट जो है ना वो परफॉर्म हो सकती है। और फिर ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराना, ठीक है। स्ट्रेंथ को इस तरह से आप लोगों ने इम्प्रूव करवाना है। वो कहते हैं कि हमारे पास इससे पहली बात है स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने सर्कुलेशन इंप्रूव करा ली है, ठीक है। जितनी एक्टिविटी वहाँ पर पॉसिबल है ना, हम उसको जो है ना वो क्या करा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि पेशेंट उतनी तो करे कम से कम। अ मैन विद एंटीरियर टिबियल पैरालिसिस इज एबल टू वॉक अबाउट प्रोवाइडेड ही वेयर्स अ टो स्प्रिंग, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू वॉक इज ऑब्वियस, ठीक है। हम उतनी मूवमेंट कोशिश कराते हैं जितना वो जो है ना वो कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लैसिड पैरालिसिस। यहाँ पर हम लोगों ने एंटीरियर टिबियल, ये कन्फ्यूजन थी, इसको क्लियर करना है, ठीक है। एंटीरियर टिबियल नर्व्स के बारे में सारी बात पढ़नी है, काफ मसल्स के एक्शन, प्लांटर फ्लेक्सर्स, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ द मूवमेंट, रिमेम्बरेंस ऑफ द पैटर्न मूवमेंट, स्ट्रेंथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पैस्टिक पैरालिसिस। कि स्पैस्टिक पैरालिसिस में हम किस तरह से जो है वो इसके साथ डील करते हैं।